तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है। तो चलते हैं आज की लोग सर की वीडियो है। वीडियो बड़ी हाई रिकमेंडेड थी भाई, को 50 के 60 मरतबा किसी भाई ने मुझे ये सेंड की करता ही है। तो सब ने तकरीबन रिकमेंड किया व्हाट्सएप पर कि 93,000 हज़ार सरेंडर वाला मुल्क 300 बार जंग लड़ेगा। अच्छा बात समझ में आ गया कि हाईली रिकमेंडेड क्यों है। तब चलें खैर देखते हैं वीडियो, पहले फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट वाले शोएब भाई का, और इसका टाइटल है रेडी फॉर 300 वॉर्स विथ इंडिया सेज पाक पीएम इन कश्मीर। तो जी यहाँ जो केयर टेकर पीएम हैं पाकिस्तान के, जिनको पता है कि वो केयर टेकर ही बन सकते हैं, अगली बार उनको मौका मिलने वाला नहीं है, तो जो करना है कर लो, अपना नाम बना लो, दुनिया भर घूम लो, इधर कर लो उधर कर लो। तो उन्होंने एक बयान दिया है। काम करता हूं, पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं, पहले सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग तोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। सुन लिया आपने। और दिन गजब का है आज। बयान इन्होंने कल दिया है लेकिन खबर आज आई है। तो अब सोचिए, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर वो है जब इन्हीं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब का, जब ये बच्चे रहे होंगे, तब इनका आधा मुल्क चला गया था। तब इन्हीं की जिस फौज के दम पर और जिन लोगों के दम पर ये 300 बार लड़ने की बात कर रहे हैं, इनकी फौज के पैंट उतारी गई थी। आज मैं आपको वीडियो दिखाता हूं पैंट रिमूवल की। ये वीडियो देखिए, देख रहे हैं आप? ये है 71 वॉर में पाकिस्तानी फौज की पैंट उतारू सेरेमनी। और बीच में आपने देखा होगा कि एक ने बट से ठोक भी दिया, एक ने दूसरे को ठीक से पैंट नहीं उतार रहा था। तो इस ह्यूमिलिएशन को पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग जो चाहते हैं भारत से लड़ना, इस ह्यूमिलिएशन को ना उनके डीएनए में घुस चुका है ये। और जितने भी दावे करते हैं ना, हमने ये लड़ाई लड़ी, एक लड़ाई आप मुझे बता दीजिए जो लड़ाई आपने जीती हो। अब मेरा दावा है, मैंने चारों लड़ाइयों पर वीडियो बना रखा है। कोई पाकिस्तान में माइक अला लो जो उन चारों वीडियोस के काउंटर में वीडियो लेकर आए विद फैक्ट्स, और मैंने सारे उसमें पाकिस्तानी फैक्ट दिए हैं, इंटरनेशनल फैक्ट दिए हैं। तो 93,000 फौजी सरेंडर करने वाले देश, चारों लड़ाइयां हारने वाले देश का एक केयर टेकर पीएम, जिसकी कोई औकात नहीं होती, वो कह रहा है कि 300 लड़ाइयां लड़ेंगे। 76 साल में जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके बाद अपनी हैसियत देखिए ना, आपकी हालत क्या हो गई है। भिखमंगे कहे जाते हैं आप पूरी दुनिया में, भिखमंगे। उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भाई ये तो है पाकिस्तानियों की, इसी अदाव पे तो फिदा हूं मैं। चलिए अब इस पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है ये देखते हैं। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाकर एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से। इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज़्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, ये वो। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे।
पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहां पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में, और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला। एक बात मैं कहना चाहूंगा, सोहेब भाई, आप अक्सर कहते हैं ना कि मैं जो काम कर रहा हूं वो पीस के लिए, अमन के लिए काम कर रहा हूं। आप वाकई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप पीस और अमन फैलाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आपके और हमारे चाहने से पीस और अमन नहीं फैलता है। पीस और अमन फैलेगा तब जो कंट्रोल करते हैं इन दोनों देशों को। और मुझे लगता है कि आप बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे बयान आते हैं जो नफरत फैलाने वाले होते हैं, लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, हमको धमकी दी जा रही होती है, थ्रेट किया जाता है हमें, और आपके ऑफिशियल गवर्नमेंट के हैंडल से। उनमें से एक ये केयरटेकर पीएम भी है। तो आप सोचिए कि आप कैसे डिफेंड करेंगे आप अपने मिशन को कि जी मैं पीस फैला रहा हूं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप 100 कदम आगे बढ़ाते हैं ना अगर पीस में, आपका एक अदना सा कोई बंदा आता है, शेख रशीद और अनवारुल काकर और इन जैसे जो गवर्नमेंट है, जिनके पास पावर है, जो कंट्रोल करते हैं, जिनकी बात सुनी जाएगी। आपकी और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात पर रिएक्शन होगा। और वो आपको 100 कदम जो आगे बढ़े हो वो तो 0 पर लाते हैं, उससे 1000 कदम पीछे आपको धकेल देते हैं। तभी मैं कहता हूं कि अगर वाकई अमन और शांति चाहिए ना, तो पाकिस्तान की यूथ को सड़कों पर उतरना होगा और इन जैसों का मुंह बंद कराना होगा कि तुम पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बात करो, ये जंगे उंगों की बात छोड़ो। पहले पाकिस्तान को डेवलप करो, पाकिस्तान को इतना मजबूत बनाओ कि जंग लड़ने के लायक बनाओ। 76 साल से चूरन दे दे के तुम लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। काकड़ साहब इतने देशों में घूम आए, उनको उनके क्या टिकट के पैसे लग रहे हैं? क्या उनकी जेब से लग रहे हैं? वो आप लोगों की जेब के पैसे लेकर वो घूम रहे हैं। वो आप लोगों की जेब से पैसे लेकर उनके गाड़ी में पेट्रोल डलता है, सारी अय्याशियां हो रही हैं, सारा प्रोटोकॉल मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूं, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में, उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता, और इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज
आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चाली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और हाँ जी, अच्छा दिलशाद भाई, ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन उठती है, कभी कोई चकवाल में अटैक करती है, कभी कोई बन्नू में अटैक करती है, कभी कोई बलोचिस्तान में अटैक करती है, हम उनको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी फोर्सेस के 23 जवान जिनकी जानें गई हैं एक अटैक में, क्या कहेंगे? हम बात करते हैं जी हम 300 जंगें उनके साथ लड़ेंगे, ये जो अपने घर के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, टीटीपी को, तालिबान को, या जो भी हैं? देखिए बलोचिस्तान के अंदर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कोई रूल नहीं चलता, जो कि इंटीरियर बलोचिस्तान है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं चलता। वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम और वहाँ पे एक कबायली सिस्टम, और वो उसको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा कोई भी इदारा जो है वो अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। तो पहले के ऊपर सबसे पहले तो आप इंटीरियर मामला अपने ठीक करें ना। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, जनूबी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है, इलेक्शंस आपसे नहीं हो रहे, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। भाई आप देखें, अगर आपने मुकाबला करना है उनको एजुकेशन में उनके साथ आप मुकाबला करें, एक हेल्दी कंपटीशन आप आए मुकाबला करें। और दूसरे नंबर पे अब वो मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने बोला है, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको आर्टिकल 370 लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो यार देखिए वो उनका अपना एक इंटीरियर मसला। और दूसरे नंबर पे आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। जहाँ पे जो हमारे पास 4 सूबे हैं ना, 4 सूबों में हमने ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जिसकी बिना पर हम जाके कह रहे हैं कि हमने उसको भी आज़ाद करवाना है। ठीक है, और वो फिर ये भी और हमने ये जंगें करके देख ली हैं मेरे भाई, हमें 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं। हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अभी भी ये दौर जो है ना, अब हम इंसानी तारीख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये सब लोग कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अब देखिए हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं। हमारे यहाँ वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। वैसे लेटेस्ट खबर तो यही है भाई कि इमरान खान का भी काम होने वाला है, वो फंदे पर लटकने वाले हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा इमरान खान की जो बहन है उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि जिस तरह से कोर्ट की सुनवाई हो रही है, जिस तरह से उनके और उनके परिवार और इमरान खान की को ट्रीट किया जा रहा है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान को भी फांसी पर लटका दिया जाएगा जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकाया गया था। तो बहुत ज्यादा चांसेस है, ये साइफर वाले केस में ये मामला हो रहा है। तो सोचिए कि इमरान भी आपका लटकने वाला है, इमरान को लटकाने वाले हैं, कंफर्म है लटकाने वाले हैं। तो मैं फिर से कहूंगा पाकिस्तान के युवाओं से कि अगर इमरान को बचाना है तो उतरो सड़कों पर, नहीं उतरोगे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह टांग देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब एक बार इमरान टंग गया कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो अभी मौका है, अभी निकलो सड़कों पर और बचाओ अपने लीडर को। इमरान खान को गोलियां, अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक डेमोक्रेसी के निजाम को क्यों नहीं चलने दे रहे? अच्छा, इसी स्टेटमेंट के, इसी मतलब स्पीच के दौरान पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, जबकि उसे लार्जेस्ट हिपोक्रेसी कहना चाहिए अपने आप को, यानी कि भाई वो अपनी बात पे नहीं कायम रहता। आप मुझे बताएं, इससे हम अगर फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, कोई, मैंने एक दिन पाकिस्तानी से पूछा मुझे कोई 4 ऐसे कंट्री बता दें जिसके साथ इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के। आप मुझे बता दें कोई 3-4 ऐसे कंट्री। ऐसे तो कोई नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर देखें जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अब वो उनका जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर है यार, वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है। जब बंदे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आएंगे तो आपको आउटपुट अच्छी मिलेंगी। अब मुझे देखें, इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका
औहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है, ये जो अनवारुल हक काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। ठीक है। अच्छा, इधर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है, जब नॉलेज नहीं होता उस तरीके से, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बता दिया गया, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता दिया गया, जब हम सारी ज़िंदगी वही सुनते रहते हैं तो ऐसी कोई बात करता है तो बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़रा गूगल करके चेक करिएगा, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़। इंडिया साइड कश्मीर में कितनी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे कितना हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं। इवन यूएई की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि इंडिया साइड कश्मीर की बात करें तो कितने ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। G20 की मीटिंग वहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे नहीं हुई। और एट दी एंड जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो एक बात दिलशाद भाई आ जाती है, यार जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दो, दूध दे दो, उन्हें शहद दे दो, जो भी दे दो, वो मजहबी तौर पे आज़ाद नहीं है, तो इस आज़ादी का क्या फ़ायदा। आप मुझे बताएं, यहाँ पे अगर हम मिनॉरिटीज़ हिंदूज़ की बात करें, फिर वो मजहबी तौर पर आपको मतलब ये फिर ऐसे तो बड़ी बात उठती है। देखें जी, पहले नंबर पे आप बताएं, आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया? आप एक बात किसी इदारे के खिलाफ कर दें और उसके बाद आप अपना हशर देखेंगे, आपका हशर क्या होता है। आप एक बात किसी ऐसे मुल्ले के खिलाफ कर दें, उसके बाद आपके ऊपर कत्ल के फतवे लगते हैं, और आप बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वहाँ पे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, शिया कम्युनिटी जो हमारी है उसके साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है। उनकी इमाम बारगाहों को उनको उड़ाया, इन्होंने बम बांध के चले जाते थे, ठीक है। हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनके और हमारे यहाँ बाथरूमों के अंदर शिया काफिर के नारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोग, जो लोग मेरे सुन रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको पता होगा, हर बंदे ने जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आपने उनके साथ क्या किया? जड़ावाला के अंदर आपने उनके साथ क्या किया है? हिंदुओं की तो बात नहीं ना करेंगे, उसमें तो जरा ज्यादा मजहबी टच आ जाएगा कि नहीं ये कैसी बात। यार पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं। अब आप समझे कि मैं लगातार अगर कोई बात कहता हूं तो क्यों कहता हूं, मैं फैक्चुअली बहुत करेक्ट होता हूं। जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं, ये बात मैं आज से नहीं, आज से 3 साल से कर रहा हूं कि एक मुसलमान ही एक इस्लामिक कंट्री में सेफ नहीं है, शिया कम्युनिटी। और ये पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान में शिया जेनोसाइड हो रहा है। अल जजीरा तो आपका मुसलमान कंट्री का है ना, चलिए वो एंटी इंडिया है लेकिन एंटी पाकिस्तान तो नहीं है ना। लेकिन उसने तक ये खबर छापी कि शिया जेनोसाइड हो रहा है पाकिस्तान के भीतर। जब भी रैलियां निकलती हैं सड़कों पर, शिया काफिर के नारे लगते हैं और शियाओं को मिटाने की बात कही जाती है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आए दिन शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, सैकड़ों शिया मुसलमान मारे जाते हैं। क्या दुनिया को पता नहीं चल रहा है क्या? यही बात मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, आज इन भाई ने, शायद हो सकता है मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे पॉइंट्स को समझते हो कि जो मैं पॉइंट्स कहता हूं, जो मैं ला कर दिखाता हूं, बहुत वैलिड पॉइंट है और बहुत फैक्चुअली करेक्ट पॉइंट है। आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की, जड़ावाला में किस तरह से उनके चर्चों को जलाया गया, किस तरह से उनको मारा गया। वो बेचारे रात भर ठंड की में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया, कल परसों भी एक वीडियो में मैंने डाला था वो, कि एक पिता अपने बच्चे को के साथ क्या हो रहा है उसके साथ उसकी एकेडमी में, जरा सुनिए। मैं बड़े अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा एकेडमी पढ़ने जाता है। उधर मुस्लिम बच्चे थे, वो कह रहे थे कि आप क्रिश्चियन हो, आप मुसलमान हो जो, आपकी बाइबल में तो 100 झूठ लिखा हुआ है। तो देखें, ये अच्छी बात नहीं है कि हम कोई इस तरह की बात करें ना तो हम पर ये तौहीन रसालत का केस कर देते हैं, फटा डाल लेते हैं। क्या इनको कोई बताने वाला नहीं है? हमने तो बर्दाश्त करना ही करना है क्योंकि हमारे खुदावंद ने कहा है, ठीक है ना। तो ये मुल्क के, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं मजहब के। तो आप समझ रहे हैं कि पहले आपको अपना घर ठीक करना पड़ेगा, वरना दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर, आप एक उंगली उठाएंगे ना, आपके ऊपर 1000 उंगलियां ऑलरेडी पहले से उठी हुई हैं। तो आपकी औकात नहीं रह जाएगी, आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। क्योंकि कातिल कहता है अगर कि जी ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, जबकि कातिल ऑलरेडी 1000 को मार चुका है, तो ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। रूल्स हैं, इतने अच्छे रूल्स हैं, हर पाकिस्तानी नौजवान यूरोप जाना चाहता है। वहाँ पे जो उनसी जंगें हुई, वर्ल्ड वार हो गई, फिर भी वो आपस में मिलके बैठ के, उनकी तो इवन लैंग्वेज भी नहीं थी मिलती। हाँ जी, देखिए, अब जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, उनका लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने मसले का हल निकाला।
देखिए आज दुनिया इस जगह पे पहुंच चुकी है, इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि आपका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशंस हैं। नहीं देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये पाकिस्तान में बहुत आम ये लॉजिक पेश किया जाता है कि जी यूरोप वालों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनमें और हम में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि वो लोग एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। पूरा यूरोप मैक्सिमम जो है वो एक ही कम्युनिटी है, उनमें रिलीजन का कोई भेदभाव नहीं है। यहां पे लड़ाई पाकिस्तान बना ही रिलीजन के बेस पे है कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो लड़ाई देशों की नहीं है, लड़ाई यहां पर रिलीजन की है। रिलीजियस लड़ाई आप लोगों ने बनाई इसको, जबकि हमारे यहां अभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रह रहे हैं। लेकिन आपने बनाया और इस मुद्दे पर बनाया, इस बेस पर बनाया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और आपने अलग कंट्री ली। तो लड़ाई रिलीजन की है, रिलीजियस है, धार्मिक है, इसीलिए यहां पर एक नहीं हो सकते। वहां पर धर्म को लेकर लड़ाई नहीं थी यूरोप में, वहां पर इलाके को लेकर लड़ाई थी, लेकिन धर्म पर सब एक थे। समझे आप? मुज़ाकरात हैं, और मुज़ाकरात कौन करेगा? मुज़ाकरात कभी भी कोई इदारा मुज़ाकरात नहीं करता होता, हमेशा एक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो जाके मुज़ाकरात करता होता है। नवाज शरीफ साहब की अगर जैसे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, जो भी डेमोक्रेटिक लीडर है, भाई हमारा जो डेमोक्रेटिक लीडर है हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा अपनी आवाम से इल्तिजा करता हूं कि भाई जाग जाएं। आपका चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है जो आप वोट से चुनते हो। नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक लीडर भी इधर बन जाते हैं। लाइक कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर तो रहता ही है ना एट अ टाइम, अभी भी चाहे केयर टेकर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या उनके पास पावर होती है? क्या वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो खुद अपनी मर्जी से देते हैं? मुझे ये बात ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पे मसला ये है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं जी, हमारे यहाँ जी 6 महीने पहले डिसाइड हो जाता है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, विदाउट वोटिंग। और अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ 90 to 95% ये कह सकता हूँ कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब है, और अगर आप जाके लोग ग्राउंड रियलिटी पूछ लें तो नवाज शरीफ का नाम लेने वाले लोग बहुत कम है। इसके मुकाबले में इमरान खान का बहुत ज्यादा लोग नाम लेने वाले। तो हमारे यहाँ एक इलेक्शन भी ढोंग है, और इलेक्शन ठीक है, उसके बाद जो होता है वो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, पावर में आ जाता है। फिर उसके बाद अच्छा मजे की बात मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को 2/3 अक्सरियत भी नहीं ली जाती, उसको एक बिसाखियाँ फराम की जाती हैं। हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक और काम भी किया हुआ है कि इन्होंने ना 3-4 जमातें तैयार की हुई हैं, और उनको ना ये 10-15 सीटें दिलवा देते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं कि अब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि 172 मैजिक नंबर है वो आपने हासिल करना। अब ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इतना कमजोर कर देते हैं कि वो 172 के नंबर पे ना पहुंच सकें, 150 140 पे। अब वो जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पार्टी बी टीम्स बनाई होती हैं उनको हुकूमत में लेके आते हैं, और फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू होता है कि नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे आपके खिलाफ, आपको बाहर निकाल देंगे। इमरान खान के साथ सेम यही हुआ है, उसको एमक्यूएम छोड़ के, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ है। तो भाई ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर गहराई तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका एक ही हल है, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें यार। आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर ऐसा टाइम आएगा कि जब हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, और हमें ये चीजें, लेकिन फिलहाल हमें ये चीजें समझने की जरूरत है, रियलिटी को जानने की जरूरत है। दिलशाद भाई आपको बताता चलूं, शायद अगर आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, वीडियो तो आप अपनी देखते ही होंगे हमारे चैनल पे, लेकिन अगर कमेंट्स पढ़ते हैं, देखने वाले मोस्टली इंडिया से हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मतलब ये नहीं कि आप उनकी तारीफ करते हो, आप रियलिटी पे बात करते हो इसलिए अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बताएं कि इंडिया के बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जब वो दूसरे अनएजुकेटेड लोगों की, पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं, वो कहते हैं यार हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ रिलेशन हो, आप भी यही ख्वाहिश रखते होंगे कि इंडिया के साथ रिलेशन हो। क्या मैसेज इंडियंस को देना चाहेंगे कि यार देखें, जो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा फिलहाल थोड़ा हम कोशिश करेंगे बेहतरी की, तो रिलेशन बेहतरी की तरफ जाए। सबसे पहले तो जो लोग तारीफ करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो है वो हमारी राय का एहतराम करते हैं और हमें सुनते हैं। और उसके बाद यार ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो जज्बाती बातें करते हैं, यार ये इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्लों, हमारे डिक्टेटर्स और हमारे सो कॉल्ड डमी प्राइम मिनिस्टर्स को बातें सुन के उनका ये हाल हुआ है, उनका खुद का कोई कसूर नहीं है। तो यार हम यही चाहते हैं, जो भी एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, जो भी एक तरक्की पसंद पाकिस्तान से मोहब्बत, वो वाकई में पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बेहतर हों, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, हम एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करें, हमारे यहाँ एक एजुकेशनल मामलात हों कि
हमारे यहाँ लोग इधर से जाएं, उधर से उधर आएं, जैसे हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को जो है वो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, चीज़ें क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ यार देखिए, हम क्रिकेट को बहुत मिस कर रहे हैं, हम क्रिकेट के भी फैन हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत दिन हो गई सीरीज़ नहीं हुई, हम उसको भी मिस करते हैं यार। और हम देखें इंडियन लोग और पाकिस्तानी लोग, हमें तो ये भी है कि यार ना हमारा लैंग्वेज बैरियर है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, दिखते भी हमारे तकरीबन एक जैसे दिखते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ एक बॉर्डर बना दिया गया 1947 के अंदर, ठीक है। अब ये एक और नई बैच। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तानी और इंडियन एक जैसे दिखते हैं। क्या आप इंडिया को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं कि जो ये नॉर्थ इंडिया वाला मामला है सिर्फ इतना? आप मुझे बताइए, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग आपकी तरह दिखते हैं? क्या हमारे जो हमारा जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, उसकी तरह लोग आप दिखते हैं? क्या हमारी खान पान की आदतें सारे एक जैसी हैं? नहीं है। आप इस फर्क को समझिए। जब भी आप इंडिया से कंपेयर करें, आप सिर्फ पंजाब और ये नॉर्थ इंडिया वाले छोटे छोटे हिस्से लेके कंपेयर मत करें। इंडिया को रिप्रेजेंट पूरा इंडिया करता है। तो हमारा ना कल्चर एक जैसा है, ना हमारी भाषाएं एक जैसी। जब हमारे इंडिया में एक जैसी भाषाएं नहीं है भाई, हर स्टेट की अपनी भाषा है, तो हम एक नहीं है। पहला ये लॉजिकल दे रहा हूं मैं, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बताइए कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, क्या चारों एक जैसे हैं? एक जैसा खान पान, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा कपड़े, एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते ना, भारत भी नहीं दिखता। तो ये कहना कि हम एक जैसे नहीं, हाँ आप ये कहना कि जो पंजाब वाला इलाका है, जो हमारे पंजाब का इलाका है, जो हिंदी बेल्ट है, वो एक जैसा दिखते हैं, एक जैसी भाषा समझ सकते हैं। बाकी कोई भाषा नहीं समझता, कोई नहीं समझता। चल जाएगी कि अब लोग मेरे पे ये इतराज करने लग जाएंगे कि आप 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते। मेरे साथ एक डिबेट प्रॉपर करेंगे 2 नेशन थ्योरी के हवाले से, क्योंकि इंडिया में देखें, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि इंडिया ने 2 नेशन थ्योरी को तो गलत साबित कर दिया है। वहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अगर बात करें कि यहाँ पे फिर अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर 2 नेशन थ्योरी को हम मान लें तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं वो नहीं रह सकते हमारे साथ। पाकिस्तान में हिंदुओं की तो बात अलग है, मुसलमानों को जो आपस के मसले की मसाइल हैं उनसे हम आज तक बाहर निकल सके, मतलब कि जो विद इन द रिलीजन मसाइल हैं। ठीक है दिलशाद भाई, इसके ऊपर इन डिटेल 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। और साथ में ये दिलशाद भाई हैं, इनके साथ कोई भी पाकिस्तानी जो जिन्हें ये लगता है कि इनकी ओपिनियन गलत है, बाइस्ड है, अनबाइस्ड नहीं है, उनको साथ रख के हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बड़ी खबर देता चलूं कि हम कोशिश करेंगे कि दिलशाद भाई और आबिद अली भाई, क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई दिलशाद भाई को और आबिद भाई को एक प्रोग्राम में इकट्ठे लेकर आया जाए। कोशिशें करेंगे आने वाले प्रोग्राम में, यानी कल या परसों हम दिलशाद भाई और आबिद भाई को एक ही प्रोग्राम में लाएंगे। बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होगा और बहुत ही स्पेशल टॉपिक होगा, जरूर देखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में। एक लास्ट, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, डिक्टेटरशिप मुर्दाबाद। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और सबसे बड़ा क्रिटिक मैं हूं। मैं अभी भी ये कहता हूं कि हमें कोई रिलेशन नहीं रखने हैं। सोहेब भाई, आप चाहें तो मेरा नाम भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा कि मैं ऐसी बातें करता हूं। लेकिन इसके पीछे मेरी वजह है कहने की, और वो वजहें जो हैं वो बहुत लॉजिकल हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि सोहेब भाई आपकी तरह और दिलशाद भाई आपकी तरह और आबिद अली की तरह पाकिस्तान में आपके आसपास ही कितने % लोग हैं? कितने % है? बिल्कुल बिल्कुल कम। मतलब 100 में हो सकता है कि आप 1000 में आप 3 हो या 10,000 में आप 3 हो। पहला मेरा पॉइंट है। दूसरा, आप एक सर्वे कीजिएगा कभी ऐसे ही, जो सवाल मैं बता रहा हूं वो सवाल पूछे, दिखाइएगा मत, अपने लिए करिएगा सर्वे, उसका वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। कि क्या हमें हिंदुओं वाले हिंदुस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए? ये सवाल आप जनरल चलते हुए लोगों से पूछेगा, इसका जवाब आपको बताएगा कि दोस्ती होगी कि नहीं होगी। चौथी बात, मैं फिर कहता हूं जो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये इसलिए पॉसिबल नहीं है और इसलिए दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिनके पास आपके देश का कंट्रोल है वो करते हैं 300 बार लड़ाई लड़ने की बात, वो करते हैं भारत को तबाह करने की बात, वो कहते हैं 100 किलो के बम, न्यूक्लियर बम मारने की बात। आपको विश्वास नहीं हो रहा? हिंदुओं के खिलाफ आपका एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर क्या कहता है, सुनिए। We have to tell the Indians in their language. Please do remember, ये हिंदू कौम और इनकी मेंटालिटी ये है, when you're very strong, they will just touch your feet.
अगर आप खामोशी करेंगे, नरमी दिखाएंगे, दे विल स्टार्ट जंपिंग ऑन योर हेड्स। अभी अफगानिस्तान से सब कुछ इनखला हो रहा है, सब इधर आएंगे। आप देखेंगे दाइश भी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर बाकी भी आएंगे, हम उनको नहीं रोक सकेंगे। दुनिया से लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग जाएंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है फिर FATF की तलवार भी तो लटक रही है हमारे सर पर। अगर हमारी जमीन से इस तरह का कोई क्रॉस करके जाता है, हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं। FATF की तलवार जब होगी जब हम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो या टेररिज्म के लिए फंडिंग दे रहे हो, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। सुन लिया आपने? अब छोड़िए, आपके मीडिया पर तो यहां तक कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब मारकर हिंदुओं को खत्म कर दो, हिंदुस्तान को खत्म कर दो। सुनिए। दूसरा, हमें यह बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो जिसका वो खत्म हो जाएगा। इजराइल भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, दैट विल बी एंड। सो वी शुड मेक इट वेरी क्लियर। तो जो देश को गवर्न कर रहे हैं उनके मन में लड़ाई की भावना है, उनके मन में बुरी भावना है, तबाह करने की भावना है। जो आपकी मीडिया है वो भारत को तबाह करने की बात करती है। आपका जो इंटेलेक्चुअल एलीट है वो हमको तबाह करने की बात करता है। और आप कहते हैं कि जी दोस्ती और अमन होनी चाहिए। आपके पास कोई पावर नहीं है, पावर उनके पास है और बात उनकी ही सुनी जाएगी, उनकी ही देखी जाएगी और उनकी ही समझी जाएगी। इस बात को समझिए। अगर इसको बदलना है ना तो पाकिस्तान की जो युवक पीढ़ी है, युवा पीढ़ी पढ़े लिखी, उनको उतरना होगा और इन सारे लोगों को उतारना होगा जो इस तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ जाना होगा। और ये मुमकिन नहीं है ऐसा होना पाकिस्तान में, क्योंकि फौज कभी करने नहीं देगी। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक पलटवा दिया जो 9 मई को हुआ। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये नॉर्मल अदालतों में चलेगी मामला, फौज ने कहा कि ऐसा कैसे, फिर वो फौजी अदालत में जाके चलेगी। अब बताइए आप कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। यही हकीकत है। इसीलिए मैं कहता हूं कोई संबंध नहीं, कोई आना जाना नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई अमन नहीं। आप अपना मुल्क देखिए, हमें हमारा मुल्क देखने दीजिए। आप शांति से अपने मुल्क को नंबर 1 बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें हमारा काम करने दीजिए। मिलना जुलना क्यों है? 76 सालों में हम मिलजुल कर देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। काफी लेंथी वीडियो थी यार। भाई ने ना, जिससे वो शुएब भाई इंटरव्यू कर रहा था, उसने तो कमाल कर दिया। उस पर बात बाद में करेंगे। जो शुरू में अनवारुल काकड़ साहब जो हैं, उनका जो बयान है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तो एक मतलब कि निगरान वजीर आज़म का तो ये बकवास करने का तो हक ही नहीं बनता यार। निगरान वजीर आज़म सिर्फ और सिर्फ वो एक मेहमान होता है 3 मंथ के लिए, 3-4 मंथ के लिए, 3 मंथ का होता है टाइम पीरियड। ये वो मेहमान होता है, उसको कोई इस तरह के रिलेशन, मतलब इस तरह की बातें करना तो उसका तो बनते ही नहीं है। उसको तो मैं कहता हूँ अवाम ही सोई हुई है, मर चुकी है। बल्कि सोई हुई क्या, अवाम मर चुकी है। वाकई में हम एक हजूम है, हम अवाम नहीं रहे। लोकसभा की बातें ठीक है, हम नहीं उतर रहे सड़कों पर। हम सड़कों पर उतरेंगे तो कोई बात बनेगी, अदरवाइज वो 7 लाख जो है ना वो हम पर सारी ज़िंदगी से जो हुक्मरानी कर रहे हैं और वो पिछले भी आने वाले 100 सालों तक भी वो हुक्मरानी करते रहेंगे अगर हम नहीं निकलेंगे। तुर्की की तरह हम नहीं लेटेंगे आगे टैंकों के, जिस तरह तुर्की के लोग लेटे हम नहीं ऊपर उठ सकते। तो वो कह रहा है यार, उसका तो काम है आया इलेक्शन एज अ मेहमान है, इलेक्शन करवाए और दफ़ा हो घर हो जाए। वो खुद एक गैर-आनी ओहदे पर बैठा है, उसकी तो मुद्दत का भी ख़त्म हो चुकी है। यार क्या बनेगा इस पाकिस्तान? कुछ नहीं बनेगा इस पाकिस्तान। जो सफारशी टट्टू टहरे यहाँ पे लाए जाते हैं ना, जैसे ये अनवारुल कुक्कड़ है, आप देख लें कि भाई एक पढ़े लिखे बंदे से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, और वो भी इतने बड़े ओहदे पे, इतनी बड़ी सीट पे बैठा हुआ है। तो कम से कम इसे कुछ ना कुछ लिहाज करना चाहिए। पहले भी आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पहले भी आपने जंगें लड़ी हैं, क्या हासिल किया है?
93,000 जो है उनको जूते भी पड़े, उनकी पैंटें भी उतरी हैं, वो लेटे भी हैं, उनके सामने अपने हथियार डाले। बहुत शर्मिंदगी, ये सारी उम्र के लिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए ऐसे ही है जैसे लानत है जो पाकिस्तान की फौज के लिए और बल्कि ऐसे हुक्मरानों के लिए है। आज तो डूब के मर जाने का मकाम, पहले तो यहाँ तक सुना था कि उनकी पैंट उतरी है, आज लोग तस्वीरें देखी थी कि पता नहीं देखी। आज तो वो मतलब बैलेट से वो बट जो उसका दस्ती जिसे बोलते हैं AK-47 की या बंदूक की, उससे मार भी रहे थे, पैंटे भी उतारे थे, डूब के एक बात तो है इस पाकिस्तान में ना, जो सबसे बड़ा गधा होगा ना, जो सबसे बड़ा खोता होगा ना, वो सबसे बड़े होगा। और इसकी जीती जागती मिसाल ये अनवार उल कुक्कड़ है, जिसको ये नहीं पता कि भाई मैं एक निगरान वजीर आजम हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो फोकस है वो इलेक्शन की डेट देना है, इलेक्शन करवाना है, उसके बाद मैंने एक साइड पे हो जाना है। लेकिन उसकी बोगियां देख लें, हर बार जहां भी जाता है वो कश्मीर का राग अलाप रहा है। हालांकि 76 सालों से ये अलाप रहे हैं, क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। वो कुछ क्या कहना चाहोगे वो जो पैंट सेरेमनी हुई है, क्या उसके बारे में कहना है? कोई शर्मिंदगी की हद होती है, यकीन करो वाकई जब आज तो डूब मरने का मकाम आ गया। जब वो मार रहा था तो उस वक्त तो भाई बहुत ज्यादा ना देखने का दिल नहीं चाह रहा था यार। क्या करें, मजबूरी, सच है, सच को भाई मानना पड़ेगा। भाई हम तो मानते हैं, ये बेगैरत नहीं मानते जो ऊपर बैठे हुए निगरान वजीर आजम है, इसको शर्म आनी चाहिए कि इसके कम से कम अच्छा हिस्ट्री देखनी चाहिए। मेरे ना बेसलम मैंने एक दफा ना देख रहा था, हमारा जो साबका, मैंने पहले बताया कि हमारा साबिक जो चीफ आर्मी है वो ये सारा मलबा डाल रहा था सियासत पे। वो ये कह रहा था कि ये जो पॉलिटिशियन ने जंग लड़ी थी, पॉलिटिशियन लड़े थे नहीं, वो 71 की जंग किन्होंने, सियासतदान मैदान में उतरे थे बंदूकें लेके, भाई उतरे ये थे बगैरत। और इन्होंने देखें कि हमारा एक हिस्सा भी जो है वो भी बाजू भी तोड़ दिया पाकिस्तान का, और शर्मिंदगी का, पूरी जिंदगी के लिए शर्मिंदगी का बात। ये सारी जिंदगी हमारे लोग सर जो है ना, क्या करें यार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूं कि भाई अगर ये पाकिस्तान की यूथ सड़कों पे नहीं निकलेगी तो खुदा की कसम ये सारी उम्र इनको जलील करेंगे, और कर रहे हैं। और ये हकीकत बात है, मैं कहता हूं 110% ठीक है कि इमरान खान को इन्होंने उल्टा लटका देना, इन्होंने नहीं छोड़ना। यार भाई ने बड़ी अच्छी बातें की थी, उन्होंने कहा कि आपने कब पनपने दिया, बढ़ने दिया, ग्रोथ करने दी है डेमोक्रेसी को। आपके 3 वजीर आजम जिनको आपने मतलब फांसी दी है, 4 को आपने मतलब 3-4 को आपने मरवा दिया या फांसी दे दी, और 3-4 को आपने नाल करवा दिया, और 4 मरतबा आप मार्शल लॉ लाज और 3 मरतबा आप अपना आइन चेंज कर चुके हैं, और लख दी लानत ऐसे मुल्क पर। फिर कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। कहाँ जिंदाबाद? मैं भी पाकिस्तान, मुझे शर्म होती है, शर्म महसूस करते हैं। 3 मरतबा हमारा आइन चेंज हुआ, 4 हमारे मार्शल लॉ लगे हैं, 4 हमारे वजीर आजम नायल हुए हैं, 3-4 हमारे असैसिनेट हुए हैं। उनका ना इल ना कुक्कड़ पंजाबी में कहा जाता है, उनको कोई पता नहीं किसने किया। नहीं यार, ये निगरान वजीर आजम लियाकत अली खान असैसिनेट हुए, लियाकत अली खान असैसिनेट हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो असैसिनेट हुई, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया, सोहरवर्दी साहब को नाल करवा दिया गया, नवाज शरीफ को नाल करवा दिया गया। इमरान खान की बारी है, वो लाइन में खड़े हैं, 4 उन्होंने लटका देना है। अगर ये आवाम ना की उन्होंने लटका दिया। हम इसलिए इंडिया से मोहब्बत करते हैं, अच्छा लगता है मोहब्बत, एक समझ हमें वो उनके लोग जो उनका सिस्टम इसलिए अच्छा लगता है। ये है लगता ही है, अपने हक के लिए भी वो निकलते हैं, और उसको क्यों को उनकी आवाज पर नहीं दबाया जाता। 4 मरतबा मार्शल लॉ जिस मुल्क में लग चुका हो, उसमें क्या अब भी मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ सिविल मार्शल। अब ये जो भौंक रहा है ना, जो गड्ढे की तरह जो हींग रहा है, वो बै कर रहा है, वो नवारुल काकुर साहब, वो उनसे जब नंबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पूछा, सर जी आप तो एज अ केयर टेकर आए हैं, आपका तो ये काम ही नहीं है। इतना बेगैरत इंसान है ना ये, इतना को चटी लत हो, बेगैरत और दल्ला है ना ये, तो उसके आगे कोई को जवाब गाड़ ले तो कहते हैं कि आप इधर बैठे क्यों हैं, आपका मकसद नहीं है इधर आकर सेमिनार अटेंड करना, आकर लोगों को एड्रेस करना, आकर लोगों को मुतमिन करना। तुम्हारा काम तो इलेक्शन है, करवाओ, दफा और ले जो हमारे मगरू लेकिन कुत्तों की तरह ढीठ हुआ है।
छितर भी खाया है, पोला भी खाया है, यार से फिर भी वो कहते हैं ना कि बेगैरतों के रिश्तेदार भी बेगैरत ही होते हैं। तो जिन्होंने लाया है ना, जो इनको लेके आए हैं, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, यही तवक्को की जा सकती है कि भाई इतनी सेंस नहीं है इस बंदे में कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप निभाएं, आप किसी और तरफ क्यों जाते हैं। भाई देखिए कि ये पाकिस्तान में तो हमारा रहना तो नहीं से चले रहना, हम नहीं बदल सकते, और क्योंकि हम ना कभी हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। वाकई हमें वो हिस्सी नहीं है आज़ादी वाली, हम गुलाम दिली गुलाम बन चुके हैं अंदर से। तो हम आपको यार देखकर खुश यार मैं कहता हूँ कि इस आयन को ना ये ऐसे रौंद रहे हैं, ऐसे रौंद नहीं रहे आयन पर मूत रहे हैं। रौंदना और होता है, बिल्कुल ये मूतने का मुतरादिफ है। बेआइन होता क्या है, उनके कोई हैसियत नहीं रखता। हमारी कंपनी कहती है कि जो कुछ है हम ही, जो रूल्स होंगे हमें उसके मुताबिक पाकिस्तान में चलना है, जो भी हो। मुझे ये बताओ किस मुल्क का आर्मी चीज, मैं इंडिया की बात, हमारा मुकाबला समझ लें इंडिया के साथ, एक मिसाल है क्योंकि हमने इकट्ठी दौड़ शुरू की है ना। इंडिया का कब आर्मी चीफ गया है किसी दूसरे मुल्क, अमेरिका में ऑफिशियल विजिट पर जाके उनके जो लोगों के साथ मिलने के, जिस तरह पीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं या प्रेसिडेंट जाते हैं, कोई मुझे एक मिसाल दे इंडिया की। और ये उठा है असल है हैंडलर वो है। बिल्कुल यार, हमें पहले इतने बड़े बुद्धू थे, हमें पता ही नहीं था इतने सालों से। ओ भाई गेमें ऐसे ही डलती हैं, कसम से पता ही ऐसे को थोड़ा बहुत माइंड में भी नहीं था। लेकिन जो आज पैंट सरमनी देखी ना लाइव वीडियो, इसके बारे में भी नहीं पता था, नहीं पता। लेकिन एक बात यार मैं आलोक सर से ये कहना चाहूंगा कि भाई पता है बात क्या है, यहाँ पे सड़कों पे नहीं निकलती आवाम, अगर निकले भी ना तो उनके साथ वो हशर किया जाता है जो मेरे ख्याल में कभी किसी डेमोक्रेट कंट्री में नहीं होता। भाई एक बंदा तो पकड़ लेते हैं जो इनके खिलाफ जाता है, बल्कि उनके घर वालों को। अच्छा फिर एंड पर वो देखे ब्रिगेडियर है हमारे हारिस साहब, वो एक बच्चा अकेडमी में जा रहा है, ये पहले 20 पर हमने बात की थी। हमारी ये एक्सट्रीमिज्म की लेवल ये हो चुका है कि हम अकेडमियों के अंदर भी बच्चों को कह रहे हैं कि आप मुसलमान हो जाने तो अदरवाइज आपको अकेडमी से या आपको हम नहीं इधर पढ़ने देंगे। नहीं ये तो गलत है। और हारिस वो ब्रिगेडियर हारिस वो देखें, वो बोल सॉरी यार 3-4 दिन शादियाँ खाकर आए हैं, उसकी वजह से गला जारी बात है, मिठाई वगैरह स्वीट वगैरह खाई जिसके गला बहुत खराब हो। यार देखें कि ऐसा अगर होता है ना तो मैं कहता हूँ गलत है, क्योंकि इस तरह जोर जबरदस्ती तो हम कंडेम करते हैं। खैर शर्मिंदगी है हमारे लिए। लेकिन यार हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारी वार हो, हम चाहते हैं कि अमन हो, ट्रेड हो। यार 76 सालों में हमने कुछ नहीं किया, मिलता है, आप समझ जाना चाहिए। तब तक मुझे इजाजत, अल्लाह।